हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि हमारे MPPSC प्री एग्जाम का एक टॉपिक है। तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर सीधे देखेंगे कि वीडियो में क्या क्या है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश पंचायती राज। मध्य प्रदेश पंचायती राज के बारे में क्या है, तो मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया। ठीक है, जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। मतलब कि जो मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज व्यवस्था जो थी, तो ये 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया था। ठीक है, और 25 जनवरी 1994 को इसे पारित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पारित किया गया था और 20 अगस्त 1994 को इसे लागू किया गया। ठीक है ना, तो ये तारीख आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। सभी तीनों स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था हो, या फिर आपको पता होगा कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्यों में चलती है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चाहे वो पंचायत लेवल पर हो या फिर जनपद पंचायत लेवल पर हो या जिला पंचायत लेवल पर, सभी स्तरों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के लिए होता है। इसके बाद देखते हैं कि आगे के पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें गांव को वार्ड में बांटा जाता है। ठीक है, और मुखिया कौन होता है इसका, तो सरपंच होता है। मध्य प्रदेश में सरपंच कहा जाता है। ठीक है, और हर राज्यों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे बिहार में मुखिया कहा जाता है उसे। ठीक है, तो लेकिन मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत का एक्चुअल में मुखिया होता है उसे सरपंच बुलाया जाता है, लेकिन जो बिहार में मुखिया होता है उसे मुखिया ही कहा जाता है। ठीक है, तो हर राज्यों में, कई राज्यों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सरपंच कहा जाता है। और सदस्य संख्या इसकी कितनी न्यूनतम होनी चाहिए, तो 10 सदस्य संख्या होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 20 हो सकती है ग्राम पंचायत में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है सरपंच व पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा व उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। मतलब कि सरपंच व पंच जो होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुनते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो उप सरपंच होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, पंचों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और इसके बाद ग्राम के सदस्य जो होते हैं मतदाता होते हैं। ठीक है, ग्राम के सदस्य जो भी, मतलब कि इस ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य होंगे वो मतदाता ही होते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको, ये जैसे जो सरपंच और पंच होते हैं इनका तो डायरेक्टली कौन चुनता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो कि उप सरपंच होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये पंचों के द्वारा ये चुने जाते हैं। जो कि पहले पंच जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो उप सरपंच होते हैं वो पंचों के द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि पंचायत सचिव, पंचायत सचिव से रिलेटेड क्या है। तो पंचायत द्वारा नियुक्त किया जाता है, पर वह एक शासकीय कर्मचारी होता है। जो पंचायत सचिव होता है, जो कि जो पंचायत का, ग्राम पंचायत का मुखिया जो जिसे सरपंच कहते हैं, उसकी हेल्प के लिए इसे लगाया जाता है। तो ये पंचायत सचिव होता है और ये एक शासकीय कर्मचारी होता है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये परीक्षाओं के माध्यम से इसे नियुक्त किया जाता है। और सरपंच उप सरपंच को उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यदि कोई सरपंच या उप सरपंच यदि अपने कार्यकाल को ठीक से नहीं वो निभा रहा अपनी भूमिकाओं को, तो उसे 5 साल से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कई जो पंच वगैरह हैं या सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, उसके खिलाफ हो जाएं तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, और राइट टू रिकॉल के अधिकार द्वारा सरपंच निर्वाचित होने के 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। मतलब कि राइट टू रिकॉल का अधिकार, मतलब कि उसे वापस बुला लिया जाता है या उसे उसके पद से हटवा दिया जाता है। ठीक है, और निर्वाचित होने के 2 साल बाद, मतलब कि ये काम कब किया जा सकता है, तो जब सरपंच का निर्वाचन होता है उसके 2 साल बाद ही किया जा सकता है। ठीक है,
तो मतलब कि 2 साल बाद और 2/3 बहुमत इसके लिए होना जरूरी है, तभी उसे राइट टू रिकॉल के अधिकार के तहत बुलाया जा सकता है वापस, मतलब उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और वर्तमान में पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वित्त की कमी, मतलब पैसों की कमी सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में पंचायतों की। और वर्तमान मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 23,012। ठीक है। और इसके बाद किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा जो होती है उसमें 200 या 200 से अधिक होने संख्या आवश्यक होती है जनसंख्या। इसके बाद क्या है? 1,000 तक की आबादी वाले गांवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य और 2,000 तक की आबादी वाले में 11 तथा 3,000 की आबादी वाले में 15 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होना जरूरी है, मतलब एक साल में 2 बार यानी 6-6 महीने में। ठीक है। जिसकी सूचना 15 दिन के पहले नोटिस से देनी होती, मतलब कि जो ग्राम सभा की बैठक होगी एक साल में 2 बार, या जैसे 4 महीने में भी हो सकती, किसी भी महीने में, मतलब लेकिन एक साल में 2 बार। ठीक है। तो वो 15 दिन पहले ही उसका नोटिस देना होता है उस बैठक के पहले से। ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। और बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी, मतलब कि जितने भी ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं उन सदस्यों की 5वां भाग, मतलब जैसे यदि 20 सदस्य हैं टोटल, तो उसमें से 5वां भाग मतलब कि 4 सदस्य होने जरूरी हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य में गांव की सफाई, प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था, आंगनबाड़ियों का संचालन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी, कृषि संबंधी कार्य, ग्राम विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालय बनवाना, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्राम पंचायत के कार्य हैं ये। और युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख रखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, ये सभी कार्य जो हैं ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। और महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य या फिर पशुधन विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व विवरण करने का कार्य, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने व वितरण करने का कार्य, राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण, पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य आते हैं। अब ग्राम पंचायत की समितियां देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत जो होता है उसके अंदर कितनी समितियां होती हैं। तो नियोजन व विकास समिति, ठीक है, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये सभी समितियां जो हैं ग्राम पंचायत के तहत आती हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे क्या है? ग्राम पंचायत की आय के साधन, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है उसके आय कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है, जिससे वो अपना खर्चा वगैरह चलाती है। तो भारत सरकार से प्राप्त अंशदान, अनुदान या ऋण अथवा अन्य प्रकार की निधियां, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त चल एवं अचल संपत्ति से प्राप्त आय, भू राजस्व एवं शेष से प्राप्त राशियां, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान, अनुदान या ऋण संबंधी अन्य आय। और अगला क्या है? राज्य सरकार की अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान या ऋण, ठीक है, जो मतलब कंपनियों के माध्यम से या निगम के माध्यम से, ये सभी के माध्यम से मिल सकती हैं, ठीक है, या व्यक्ति भी दे सकता है कोई। और अगला है दान के रूप में प्राप्त राशियां या अंशदान, और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से इसको आय के स्रोत इसके होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? जनपद पंचायत, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 25। वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं और यह मध्य स्तर है जिसका गठन विकास खंड स्तर पर होता है। ठीक है, मतलब जो विकास खंड स्तर पर एक जनपद पंचायत होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है? 5,000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। मतलब उस विकास खंड की आबादी कितनी होनी चाहिए? 5,000 से अधिक, तभी वहाँ पर जनपद पंचायत की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो मतलब कि इसके सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं तो चुनाव उनका कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, सदस्यों के द्वारा। इसके बाद अगला क्या है? पदेन सदस्य, जो कि सांसद, सरपंच और विधायक होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जो वहाँ पर उनके कामों में आ सकते हैं, मतलब कि सब कोई भी मीटिंग हो तो वहाँ भाग ले सकते हैं, तो कौन? सांसद, सरपंच और विधायक होते हैं। ठीक है। और इसके बाद सहकारी बैंकों का अध्यक्ष सहयोजित सदस्य होता है।
और इसके बाद जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सीईओ होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होता है। मतलब कि जो यहाँ का जनपद पंचायत का प्रशासकीय अधिकारी होता है मेन वहाँ का, तो वो सीईओ होता है, जो कि लोक सेवा आयोग, यहाँ पर आप राज्य को काट के लोक सेवा आयोग कर लीजिए, जिसे जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है जनपद पंचायत के आय के साधन। ठीक है, तो जनपद पंचायत के आय के साधन कौन कौन से हैं? तो जिला परिषद से प्राप्त स्थानीय सेस, भू राजस्व का अंश और अन्य रकम। अगला है कर, चुंगी, अधिभार, फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाटों, मेलों, हाटों, ऐसे ही अन्य स्रोत से आने वाली आय, मतलब जो मेले लगते हैं, ठीक है, कई प्रकार के बाजार लगते हैं, उनसे भी आय हो सकती है इनकी। वैसे अंशदान या दान जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं या न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त होते हों। ठीक है, और भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान, ऋण सहित अन्य प्रकार की निधियां, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? तो अगला है जनपद पंचायत की स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी समितियां हैं कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई और सहकारिता समिति। अगला है शिक्षा समिति, जिसमें समाज शिक्षा और स्थानीय कला और शिल्प, लघु बचत, कुटीर उद्योग एवं शिक्षा आदि होंगे। ठीक है, इसके बाद अगली समिति कौन है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई समिति, यातायात और निर्माण समिति। अगला है आर्थिक और वित्तीय समिति, जो कि आर्थिक मामलों को देखती है, पैसे वैसे से रिलेटेड काम होते हैं। और समाज कल्याण समिति, जो मतलब कि लोगों के समाज के कल्याण के लिए बनाई गई समिति होती है। इसके बाद अगला है जिला पंचायत, जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे तीनों स्तरों में, जैसे कि 3 स्तर होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जिला पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत होती है। तो जिला पंचायत जो है सबसे बड़ा होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर जिला पंचायत है, और इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है जिला पंचायत का। ठीक है, और इसके बाद इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? न्यूनतम 10 व अधिकतम 35 हो सकती है। और अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य जिले से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित, मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि इस सभी में जो तीनों स्तर हैं, इन सभी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत में दिए गए हैं आरक्षण, ठीक वैसे ही जनपद पंचायत में भी 1/3, मतलब कि 1/3 जो है स्थान किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। मतलब इतनी महिलाएं चुनी जाना आवश्यक है। ठीक है, और वर्तमान मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायतें हैं, जो कि अभी फ्रेंड्स इसमें एक और आप 52 कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा जो है तो वो चेंज हो गया है, क्योंकि निवाड़ी जैसे ही जिला बना था 2018 में, तब से वो डेटा चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 52 कर लीजिएगा आप ध्यान से, इसे 51 को काट के 52 कर लीजिएगा। इसके बाद आगे क्या है? तो आगे है 50,000 या अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है, मतलब 50,000 आबादी या उससे अधिक होनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके पदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक व सांसद होते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो पदेन सदस्य होते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह में भाग लेने के लिए, तो वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हो सकते हैं और विधायक, सांसद, ये सभी इनकी मीटिंग में जिला पंचायत की भाग लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कलेक्टर भी पदेन सदस्य होता है इसका। इसके बाद कार्यकारी अधिकारी एक IAS होता है, IAS होता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। सचिव, सचिव के बारे में क्या है? सचिव जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। ठीक है, तो सचिव जो है जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है, और वह जिला पंचायत की मांग पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सचिव जिला पंचायत का बजट तैयार करता है कि कैसे क्या खर्च, क्या कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कितना क्या खर्च। ठीक है, और उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है बजट को। इसके बाद वह जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान तथा धन प्राप्त करता है, उसके द्वारा जिला पंचायत के आय व्यय की अदायगी की जाती है। ठीक है, इसके बाद मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, ये क्या है? तो यह प्रांतीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च टाइम स्केल अधिकारियों में से नियुक्त किया जाता है। मतलब जो जनपद पंचायत का CEO होता है वो कौन होता है? तो एक वो IAS होता है। ठीक है, इसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
और इसके बाद आगे क्या है, जिला पंचायत के कार्य में कौन कौन से आते हैं। तो जिला पंचायत जिले में क्षेत्र पंचायतों के कार्यों में तालमेल उत्पन्न करती है, उनको परामर्श देती है तथा उनके कार्यों की देखभाल करती है। जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण आदि क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जिला पंचायत की समितियां। जिला पंचायत की कौन कौन सी समिति है। तो कार्यकारी समिति, नियोजन एवं वित्त समिति, उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। ठीक है, तो ये सभी समितियां जो हैं जिला पंचायत की समितियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जिला पंचायत के आय के स्रोत, मतलब उसे आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है जिला पंचायत को खर्चों के लिए। तो केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा अनुदान जो दिया जाता है, अखिल भारतीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, राजस्व का निश्चित हिस्सा, जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों से की गई वसूलियां और जिला पंचायत द्वारा प्रशासनिक ट्रस्टों से आय, जिला पंचायत द्वारा तथा लोगों द्वारा दिया गया अनुदान, जिला पंचायत सरकारी ऋण तथा सरकार की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी ऋण भी ले सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मोस्ट है, इनमें से कई पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी के लिए। तो 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज योजना लागू की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मतलब आपको जैसा कि पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव वगैरह हो गए, जैसे जिला स्तर पे होते हैं या फिर जनपद पंचायत स्तर पे या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर, ये कौन करवाता है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं चुनाव, ना कि सेंट्रल वाला जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा, बल्कि ये एक राज्य में चुनाव आयोग होता है हर एक राज्य का, तो उसी के द्वारा ये तीनों स्तरों के चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। और इसका गठन मध्य प्रदेश में कब हुआ। तो 19 जनवरी 1994 को गठन किया गया, जो इन तीनों स्तरों के चुनाव का कार्य करवाता है। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एनबी लोहानी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद पंचायतों का जो राज्य शासन से वित्त उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। मतलब कि जो वित्त वगैरह का काम है उसके लिए मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, जो वित्त संबंधी देखता है इन तीनों स्तरों के वित्त वगैरह के काम, मतलब पैसों से रिलेटेड आर्थिक चीज़ों की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सरकार को सलाह देता है कि इतना पैसे इन सभी स्तरों में बांटे जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया है। तो 2017 में, मतलब जो अभी लेटेस्ट काम कर रहा है 2022 तक काम करेगा मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। तो वो कब तक करेगा। तो 2017 में वो बना था और 2022 तक काम करेगा 5 साल के लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम चुनाव मार्च अप्रैल 1994 में हुए। मतलब कि जो पहला इन तीनों स्तरों में चुनाव कराया गया था तो वो कब हुआ था, मार्च अप्रैल 1994 में। ठीक है, और तीनों स्तरों पर SC, ST, OBC व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। मतलब कि जो 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है, तो इसे सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था। तो मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया था। और सभी SC, ST, OBC के लिए, महिलाओं के लिए तीनों स्तरों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि मतलब कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, रिजर्व होती हैं, जो कि पहले जहां से महिलाओं को ही चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके बाद आगे क्या है, तो आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो जो 1907 में सर्वप्रथम दतिया में नगर पालिका का गठन किया गया था। ठीक है, कब, तो 1907 में। तो इसके बाद अगला है 25 जनवरी को प्रतिदिन मतदाता दिवस मनाया जाता है, जब मतदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में, ठीक है, राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। मतलब कि जैसा कि ऊपर हमने देखा कि राइट टू रिकॉल के तहत सरपंचों को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, जब यदि वे अच्छा काम नहीं करते हैं तो 2 साल निर्वाचन के बाद उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है। 2/3 बहुमत के साथ जब लोग उन्हें राइट टू रिकॉल के अधिकार के तहत वापस बुला सकते हैं, मतलब उन्हें उनके पद से हटवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शहडोल में राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम
प्रयोग शहडोल जिले की अनूपपुर तहसील में किया गया था। मतलब कि जो राइट टू रिकॉल भारत मध्य प्रदेश में अपनाया गया है, उसमें उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो शहडोल जिला जो है उसकी अनूपपुर तहसील में किया गया था, जब अनूपपुर जो है जिला नहीं हुआ करता था तब। लेकिन अब आपको पता है कि अनूपपुर भी एक जिला बन गया है, तो अब उसके लिए अनूपपुर जिला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पहले उस समय की बात है जब वो अनूपपुर जो है शहडोल जिले के अंतर्गत आता था, इसलिए इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे इसे समझने के लिए या फिर एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए, तो उन सभी के बारे में हमने इसमें वीडियो में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जब मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड ही, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मीन्स एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हम लाएंगे। तो उसमें भी कई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलते रहें। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।